हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से टारगेट कंटिन्यू हो रहे हैं और उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने CBT 1 क्लियर कर लिया है। दिल लगा के तैयारी करनी है CBT 2 की भी, और साथ में आप लोगों को ग्रुप डी को भी लेके चलना है। अगर आप ग्रुप डी को साथ में लेके नहीं चले तो बाद में फिर रोते रहोगे और बाद में मत बोलना कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो NTPC भी रह गया, मेरा ग्रुप डी भी रह गया, NTPC के चक्कर में ग्रुप डी रह गया। ये वाले वर्ड्स मैक्सिमम लोग बोलेंगे। देख लेना आप लोग, जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा तो मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे भैया हमारा तो ना NTPC में हुआ ना ग्रुप डी में हुआ। और उसका मैक्सिमम लोगों का रीजन यही होगा कि उन्होंने NTPC के लिए बहुत ज्यादा लग गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों का ग्रुप डी भी रह गया। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, जो लोग कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, मतलब ऐसे ही है कि 0.2 0.3 से उनकी कट ऑफ निकली है, 1 नंबर से कट ऑफ निकली है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा अगर सच में आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको लगता है कि आपने इन दिनों के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, मतलब आप लोगों को ये लग रहा है कि हाँ भले ही मैं उस टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था 2019 में या 20 में, उस टाइम पे भले ही मैं वीक था पढ़ने में, लेकिन अभी मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया। और अब मेरे मार्क्स जो हैं, जब आप टेक्स्ट बुक वगैरह का किसी का भी टेस्ट लगा रहे हो, तो अगर इस टाइम पे आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल फॉरवर्ड करिए, मतलब आगे चलिए। उसके लिए आप लोग NTPC की तैयारी को बूस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरी नहीं है कि भाई उस टाइम पे, जैसे ऐसे होता है ना कि UPSC प्री क्लियर हो गया तो उसने मेंस में टॉप कर दिया, ऐसे कई एग्जांपल्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि भले ही उस टाइम तक क्या प्रिपरेशन थी, लेकिन अभी क्या प्रिपरेशन है। खैर UPSC का तो थोड़ा मैटर भी अलग है, प्री और मेंस का, लेकिन आपके केस में ये है कि आपके केस में टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया। अगर टाइम नहीं मिलता तो फिर वही वाली कंडीशंस बनती कि जो प्री में टॉपर है उसके ही चांसेस बनते कि लगभग वही लोग आ जाएंगे मेंस में भी। लेकिन हो सकता है कि जिसने प्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन इन 1.5-2 साल में उसने हार मान ली है, जिसकी वजह से अब उसका जो स्कोर है वो कम आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका पिछली बार प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अभी उन लोगों का प्री क्लियर हुआ है, लेकिन इस 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट दे दिया है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को भी खोएं नहीं, मतलब NTPC के लिए भी वो दिन रात तैयारी करें, साथ में ग्रुप डी को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी के बिना भी आप कुछ नहीं हो। ये कारण इसलिए है कि भाई वहाँ पे 35,000 है, यहाँ 1 लाख है, तो चांसेस आप लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन बड़े पद को पाने के लिए अगर हमारे पास चांस है तो हम उसे नहीं खोएंगे। तो मैं सिर्फ उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने इस 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, तो भैया आप बिल्कुल आगे जाइए, कैरी ऑन करिए तैयारी को, अपनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको ये बच्चे को अपने आप खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसकी कितनी तैयारी है क्या नहीं है। चलिए बाकी चीज़ों पे मैं बात करूंगा बाद में, फिलहाल बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो उससे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, और ये सिर्फ 5 से 10 दिन का और खेल है और बस इसके बाद ख़त्म। मतलब अगले हफ्ते और आप लोगों को टारगेट्स इस तरह से मिलेंगे और उसके बाद आप लोगों के बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है छोटी मोटी, तो उस चीज़ को थोड़ा सा रखिएगा, मतलब थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बड़ी आसानी से ठीक हो जाएंगी। पहले भी इस तरह से टारगेट जाते थे, लेकिन अभी चीज़ें सुधरी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो टारगेट्स हैं वो आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से सारे के सारे टारगेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे ही। मैं अभी दिखाऊंगा भी कौन कौन से टारगेट्स आप लोगों के हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई बैकग्राउंड मेरा ये सब, इन चीज़ों को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप लोगों को अपने टारगेट कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए, इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि कैसे हो रहे हैं क्या हो रहा है। तो आपको सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस रखना है, क्योंकि आपका टारगेट आपके सिलेबस से मैच खाता है पूरा 100% टारगेट जो है निकल के आ रहा है आपके सिलेबस के अंदर से, इसलिए आपको टारगेट को इग्नोर नहीं करता है। और 1-2 दिन अगर बोरिंग भी लगता है तो आप लोग संभालिएगा, आगे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिसे हम इंटरेस्टिंग बनाना भी चाहें तो उस टाइम पे चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं बनती है। जैसे अभी मैं चाह रहा था कि मैं लाइट वाला चैप्टर दे दूं, तो आज का ही जो चीज़ है वो इंटरेस्टिंग हो जाती, लेकिन हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाली है, तो 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, मतलब अगले हफ्ते तक हम केमिस्ट्री वाली चीज़ निपटा लेंगे। फिर उसके बाद हम लाइट वाला चैप्टर या उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है। तो स्टैटिक जीके में मैंने जो आज टारगेट दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने दी है, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है।
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है। तो ये 10 से 15 इंस्टीट्यूट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को दी जा रही हैं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि भाई कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, दादा साहब फाल्के पहले करवा चुके हैं। उसके अलावा राजीव गांधी सद्भावना जो 2018 के बाद से अभी तक दिया ही नहीं गया है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 2 पुरस्कार हैं, मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, देखो ये जितने भी अभी प्राइज़ करा रहे हैं, एक तो इन्हें पता होना चाहिए कि आप जैसे पूछ लिया जाएगा सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, मैन बुकर प्राइज़ किस क्षेत्र से संबंधित है और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैन बुकर और मैन बुकर इंटरनेशनल, इन दोनों में डिफरेंस जरूर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे मैन बुकर इंटरनेशनल की जगह मैन बुकर लगा देते हैं, मैन बुकर की जगह इंटरनेशनल लगा देते हैं, तो ये गलती मत करना। आप लोगों को कंटेंट जो मिलेगा एक बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेगा, गलती करने की कोई संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपकी जो है ये। इसके अलावा आईसीसी अवार्ड्स, आईसीसी जो अवार्ड देता है वो अवार्ड आप लोगों के रखे गए हैं, जिस तरह से आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो ज़्यादा याद नहीं करना है, कम से कम क्रिकेट ऑफ द ईयर और ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार आपके लिए पहला क्वेश्चन यही है, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 कौन था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन था, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक हमारे पड़ोसी देश से हैं और एक हम हैं, समझ आ गई। तो ये आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड आप लोगों को करना है 78। तो कई बार पूछा जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण था, तो 78वां संस्करण था। उसके अंदर 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी, बेस्ट एक्टर कौन सा था, बेस्ट डायरेक्टर कौन सा था, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग करेंगे। अब आ जाते हैं हम साइंस पे कि साइंस के आप लोगों के टारगेट्स क्या हैं। तो साइंस में बात करूं तो साइंस में जो आप लोगों का अनुवांशिकी वाला चैप्टर होता है, अनुवांशिकी वाला तो पता ही होगा ना क्या, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप किस तरह से पैदा हुए, मटर के पौधे से किस तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से बहुत हद तक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक लेक्चर का सजेशन रहेगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट उसे पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए ये डाला गया है कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो रिवाइज कर लें और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो इस चीज़ को कर लें। एक बात और मैं बता रहा हूँ, कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ में सजेस्ट करूँगा। वो छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए सजेस्ट की जाती हैं कि भाई वो वीडियो सजेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कारण ये है कि उससे आपके अंदर बच्चों वाली जो चीज़ें हैं, मतलब बच्चों की तरह से आप लोग समझ पाओगे। तो अगर आप उन चीज़ों को बच्चों की तरह से समझ लोगे तो आपके दिमाग से निकलेंगी नहीं, और क्वेश्चन अगर घुमाएगा भी तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो प्लीज़ उस चीज़ को कर लेना, उसे इग्नोर मत करना, ठीक है। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि एक लेक्चर रहेगा, 2 आवर का लेक्चर है। आनुवंशिकी एवं परिस्थिति के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा मैं, आप लोगों को वो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद एक टेस्ट लगाएंगे हम जेनेटिक्स पे ही। तो बस इतनी सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। इसके अलावा एसिड और बेस के प्रीवियस ईयर करना है, जो प्रीवियस ईयर दूंगा। और केमिस्ट्री का पेज नंबर 3, 4 से 5 पेज हैं केमिस्ट्री में, जो 2 पेज आप लोग कर चुके हो, 3rd पेज आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आप लोगों के टारगेट्स कंप्लीट होते जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो वर्ग एवं वर्गमूल, मतलब स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट्स, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए और आप बहुत आसानी से कर सकें। समझ आ रही है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स इतने ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो बहुत आसानी होगी और आप लोग क्वेश्चन बहुत इजीली बना पाओगे। चलिए, इसके एग्जांपल्स जो हैं RS अग्रवाल के, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और वो ज़रूर से ज़रूर करने हैं। कुछ भी ना करो तो RS अग्रवाल एग्जाम्पल के साथ भैया प्रीवियस ईयर लगाते रहना। नेक्स्ट है रीजनिंग में, मैथ्स में प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे इसके। रीजनिंग में है मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। पिछली बार ग्रुप डी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो किसी भी चैप्टर से बिलोंग नहीं करते, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप के, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो डायग्राम से रिलेटेड है, इसलिए हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 2018 ग्रुप डी के वो क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लगाइएगा। और एक आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहेगा
जो पूरे 75 क्वेश्चंस रहेंगे या 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बस इतने आप लोगों के टारगेट्स हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत करना। हो सकता है कि भाई 1 से 2 दिन आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। जितनी भी स्टैटिक जी के आप तैयार कर रहे हो, ये मत समझना कि सिर्फ ग्रुप डी के, ये पूरी की पूरी एनटीपीसी में काम आने वाली है। तो स्टैटिक जी के आप लोगों को करनी है। साइंस की भी बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि भैया 4 से 5 नंबर की तो साइंस भी आती है, 2 से 3 नंबर से ज़्यादा तो बायो ही मिल जाएगी आप लोगों को। समझ आ रही है ना? तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाने वाली है। मैथ्स तो पूरा का पूरा वही है। अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा और अप कर देना अपने लेवल को, और बाकी इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए, मेरा बस यही सजेशन है कि जो लोग बिल्कुल कॉर्नर पे हैं और उन्हें अपनी औकात पता है कि हम उस लेवल के नहीं हैं, तो भैया आप मेन फोकस्ड ग्रुप डी पे रहना। और अगर आपको पता है कि मैंने इस 1.5 साल में अपने आप को इतना अच्छा कर लिया है कि अब मैं एनटीपीसी वाले बच्चों को फाइट कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप दिलो जान से लग जाइए और अपनी तैयारी करिए। सिलेक्शन साला किसी का बाप नहीं रोक सकता। चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिन लोगों ने पहले क्वालिफाई किया है वही लोग करेंगे। हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया हो। जैसे देखा ना, प्री बोर्ड में जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, बोर्ड में उनका हालत खराब हो जाती है, जबकि प्री बोर्ड में जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बोर्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं। इसके पीछे रीज़न सब लोगों को पता है क्या, कि उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम तो निकाल ही लेंगे, और जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन्हें लगता है यार हम फेल ना हो जाएं, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाते हैं। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। किस तरह की चीज़ें लगी, कैसे टारगेट्स हैं, कंटिन्यू किए जाएं आगे या नहीं किए जाएं, बिल्कुल बता देना। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, अगर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को टारगेट्स देता रहूँगा। बिल्कुल। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और जिन लोगों के पास अभी भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है, परचेज कर लो, क्योंकि टेस्ट संडे को देना ही देना है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो अपने आप को परख नहीं पाओगे सही से।